एवरीवन, मेरा नाम है अनु दहिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल CS दीदी पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने एक सीरीज की शुरुआत कर रखी है जिसमें हम AMRS, KB, NVS और साथ ही HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवा रहे हैं। हम अभी तक पाइथन कंप्लीट करवा चुके हैं जितना भी आपके सिलेबस में है। अगर आपको वो देखना है, पाइथन पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें पूरा पाइथन समझाया गया है अच्छे से। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी आपके सिलेबस में है उतना पढ़ेंगे, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज पहली क्लास है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है रिलेशनल डाटाबेस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनल डाटाबेस पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, डाटा, ठीक है। तो डाटा क्या होता है, किस लिए यूज होता है, पहले ये पता होना चाहिए। फिर डेटाबेस क्या होता है, फिर डेटाबेस को मैनेज क्या कर सकते हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस किस बला का नाम है, ये सब समझेंगे। तो देख लो, डाटा क्या होता है। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स एक्सेट्रा। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी जरूरत की है, उसको हम डाटा बोल सकते हैं। एनीथिंग, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब डाटा है, ठीक है। कैसा, रॉ फॉर्म में, अनप्रोसेस्ड, फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, डिजिट्स, ये सब आपके पास क्या है, डाटा है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब क्या है, एक डाटा है, ठीक है। तो डेटा तो ये हो गया आपके पास। अब आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब डेटा तो मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ ही डेटा है। डेटा क्या है, एक समंदर है जिसमें सब कुछ है। बट आपके काम की कितनी चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो पूरा समंदर है डेटा का, उसमें से आपके काम का जो डेटा है उसको हम क्या कह देते हैं, इंफॉर्मेशन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हो तो आपके लिए बहुत सारा डेटा है, लेकिन किस स्टॉक मार्केट में, किस शेयर में आप पैसा लगाना चाहते हो, उस शेयर के बारे में आपके पास जो भी डाटा है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो पूरा स्टॉक मार्केट क्या हो गया, डेटा हो गया। लेकिन आप किस शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, आप किस चीज में पैसा लगाना चाहते हैं, वो क्या हो गया, वो एक इंफॉर्मेशन हो गया। उस चीज के बारे में जितना भी डाटा प्रेजेंट है वो आपके लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, क्योंकि आपको उस शेयर में पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डाटा दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग। मतलब आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसे हम कह देते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई कोई प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। और जो सेल्स पर्सन है, जो बेचना चाह रहा है, उसके लिए क्या होगा कि मेरी कितनी सेल बिकी है। उसको नहीं मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसको तो बेचना है, ठीक है। तो उसका उसका क्या इंफॉर्मेशन है कि कितनी सेल्स हुई। आपकी इंफॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और सेल्समैन की जो इंफॉर्मेशन है वो है कि कितनी क्वांटिटी में मेरा प्रोडक्ट बिका है, ठीक है। तो सबके लिए इंफॉर्मेशन का मतलब अलग होता है। मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है कुछ अलग हो, आपके लिए पूरे डाटा में से हो सकता है इंफॉर्मेशन कुछ अलग हो, ठीक है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन। अब आपको समझ आ गया डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है, ठीक है। डेटाबेस, बेस से समझ आ रहा होगा, ठीक है। बेस क्या बोल देते हैं हम, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ चीजें होती है। ऐसे ही डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। जहां पे हमें डाटा स्टोर करना है उसको हम डेटाबेस बोल देते हैं। अ डेटाबेस मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर टुगेदर इन टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। मतलब एक ऐसी जगह है डेटाबेस जहां पे आप अपना डेटा, रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का स्टोरेज वेयर हाउस है डाटाबेस, कि आप जहां पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है, फॉर फर्दर यूज।
अब आ जाओ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस समझ आ गया, जहां पे हमने डेटा रखा है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इट रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटाबेसेस। अब ये डाटाबेस तो जगह होगी, एक तरह का वेयर हाउस हो गया जहां पे आपने डाटा रखा है, लेकिन उस वेयर हाउस को आपको मैनेज भी तो करना है। जब आप उसमें से डाटा रिट्रीव कर रहे हो, उस उधर मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए, उसको डाटा को यूटिलाइज कैसे करना है वो भी आपको देखना है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस हो गया जहां पे आपने डेटा स्टोर किया है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका सॉफ्टवेयर जो उस डेटा को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अच्छे से स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ये किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अ डेटाबेस अलोंग डीबीएमएस, जहां पे भी हम इन दोनों की बात करते हैं, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो पूरा क्या कहलाता है, हमारा डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो मतलब एक डेटाबेस है, एक जगह है जहां पे डाटा स्टोर है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस डाटा को मैनेज कर रहा है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चार बातें आपको समझ आई कि डेटा क्या होता है। डेटा में से इंफॉर्मेशन क्या है जो आपके लिए लॉजिकल है, आपके लिए मीनिंगफुल है, उसको इंफॉर्मेशन कह देते हैं। डेटाबेस जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उस डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई डेटा रखना है, ठीक है, एक डाटाबेस होता है जिसमें आप डेटा रख सकते हो। हम फाइल्स में भी तो डेटा रखते ही हैं। हमारी फाइल्स देख लो, जिसके बारे में मैंने इससे, आपने पाइथन के मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, तो वहाँ पे मैंने फाइल हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ाया था, और बताया था कि जब भी आपको कोई चीज़ें स्टोर करनी है तो आप टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइल्स भी तो है डाटा स्टोर करने के लिए, हमें डेटा बेस की ही जरूरत क्यों है, फाइल अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आज क्यों जरूरी है, कुछ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइल सिस्टम में होती है और हमें अपने डाटा में वो नहीं चाहिए, तो हम कहाँ क्या यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या वो कमियां हैं, पहली बात, फाइल्स में आप डेटा कैसे रखते हो, एक एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा समझ आएगा। मान लो मेरे पास ये दो फाइल है, ये है मेरी फाइल 1 और ये है मेरी फाइल 2। ठीक है, और मैं क्या है, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, और मैं दो फाइल्स में अपने स्टूडेंट्स का डाटा रखती हूँ। एक फाइल में तो मैं अपने स्टूडेंट का ये डाटा रखती हूँ कि उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। ठीक है, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, इसमें मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रही हूँ, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, और एक और फाइल है मेरे पास जहां पे मैं सब्जेक्ट, इस फाइल का नाम है जिसमें मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि किस बच्चे ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, 10th के बाद आप सब्जेक्ट चूज करते हो, तो मान लो 10th के बाद आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लिखा है कि किस स्टूडेंट ने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, और यहाँ पे मेरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले भी लेते हैं, मान लो यहाँ पे रोल नंबर 1 है, उसका नाम है अमन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस भी सेव कर रखा है, तो 3 चीजें मैंने सेव कर रखी है अपनी फाइल 1 में, और दूसरी फाइल में मैंने रोल नंबर ही लिख रखा है 1। ठीक है, रोल नंबर के आगे मैंने सब्जेक्ट क्या चूज किया है, मान लो उन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चूज किया है, या नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस चूज किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रोल नंबर 1 का जो बच्चा है उसने नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस ले रखा है। ऐसे ही एक और बच्चा ले लो, मान लो उसका नाम अनु लिख देते हैं। ठीक है, और उसका भी एड्रेस यहाँ पे सेव होगा, और उसने क्या सब्जेक्ट चूज किया है, मान लो मेडिकल चूज किया है विद ओनली बायो। ठीक है, मैथ्स के साथ नहीं, मेडिकल लाइन चूज की है विद बायो। ठीक है, तो ये दो डाटा है हमारे पास जो स्टोर है, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, हमने फाइल बना रखी है, समझ आ गई। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी कैसे होता है, मान लो जो अनु स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्कूल से जाना चाहते हैं, स्कूल से टीसी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो अपना स्टूडेंट का रिकॉर्ड था उसमें से अनु वाले डेटा को डिलीट कर दिया, अनु वाले जितना भी अनु के बारे में डेटा था वो इस फाइल में से हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और
अब एक बार फाइल 1 में से तो डिलीट हो गया, लेकिन हम फाइल 2 में से उसको डिलीट करना भूल गए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हम जब इन्फॉर्मेशन लग रहे हैं तो हमारे पास 2 ही फाइल्स हैं। हो सकता है आपके पास 10 फाइल्स हो। एक फाइल में सब्जेक्ट रिलेटेड आपने लिख रखा है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया, एक फाइल में आपने लिख रखा है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा क्लब ज्वाइन किया, एक में आपने फीस का इन्फॉर्मेशन रख रखा है कि किस बच्चे ने कितनी फीस दे दी है। ठीक है, ये चीजें समझ आई। तो एक फाइल में से तो आपने डाटा डिलीट कर दिया, लेकिन दूसरी फाइल में से आपने डेटा डिलीट नहीं किया, और ये खुद से तो होगा नहीं, आपको दूसरी फाइल में से भी डेटा डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है हमारे पास फाइल सिस्टम में डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। ठीक है, जब हम एक फाइल में से डेटा डिलीट कर रहे हैं तो दूसरी फाइल में से अपने आप डेटा वो टू रोल नंबर का जो रिलेटेड डेटा है वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो फाइल्स में क्या होता है, डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है। और क्या हो सकता है, डाटा रिडंडेंसी भी हो सकती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डाटा होना। वो कैसे होगा, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो जो ये अनु स्टूडेंट है मेरी, ये स्कूल छोड़ के गई, लेकिन 5-6 महीने बाद या 2-3 साल बाद ये दोबारा मेरे स्कूल में एडमिशन लेती है। ठीक है, लेती है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा उसका इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, उसका डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बीच में कई सारे और रोल नंबर्स आए होंगे, कई सारे और स्टूडेंट्स आए होंगे। उसके बाद हमारे पास ये अनु नाम का जो स्टूडेंट है, अनु नाम की स्टूडेंट है, ये दोबारा एनरोल होगी, दोबारा इसका डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, और मैंने दोबारा इस फाइल में, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में तो काफी टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आया होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा मैंने, और अब की बार मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट मान लो उसने चेंज कर लिया है, अब की बार उसने नॉन मेडिकल ले लिया है। ठीक है, तो मैंने दोबारा एक डेटा डाल दिया रोल नंबर का, और फिर दोबारा से उसने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 2 डेटा मेरे अनु के नाम के स्टोर है। ठीक है, जो रोल नंबर है अनु का, उस रोल नंबर से मेरे पास 2 डेटा स्टोर है कि उसने मेडिकल भी ले रखा है और उसने नॉन मेडिकल भी ले रखा है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी भी हो जाती है। अगर डाटा पिछला वाला डिलीट नहीं हुआ है और दोबारा हमने जो डाटा न्यू डाटा लिखा है, तो उससे क्या होगा, डाटा डुप्लीकेट वैल्यूज में आ जाएगा, डुप्लीकेट डाटा हमारे पास आ जाएगा एक फाइल में, और क्या हो जाएगी, डाटा रिडंडेंसी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे अनु के नाम के 2 डेटा है मेरे पास, एक में ये है कि अनु ने मेडिकल ले रखी है विद बायो, और एक डेटा ये है कि अनु ने नॉन मेडिकल ले रखी है विद बायो, विद कंप्यूटर साइंस और व्हाटएवर। तो हमारे पास 2 डेटा सेव्ड है फाइल 2 में एक इंसान के, तो इसका मतलब फाइल सिस्टम्स में डाटा रिडंडेंसी भी हो सकती है। जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि ये डेटा रिडंडेंसी डीबीएमएस में या डाटाबेस में क्यों नहीं होती। ठीक है, तीसरा क्या है, अनशेयरेबल डाटा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों फाइल्स अलग अलग हैं, ये आपस में कोई डेटा शेयर नहीं कर रही, ना ही ये फाइल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये बिल्कुल सेपरेट फाइल्स हैं, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर हो रही है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर हो रही है। भले ही जो फाइल 2 में डाटा स्टोर हो रहा है वो स्टूडेंट्स का ही है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इनमें आपस में डाटा शेयर कर दें या रिलेट कर दें, तो इसीलिए फाइल सिस्टम में अनशेयरेबल डाटा होता है। ठीक है, और अगर इतनी डाटा इनकंसिस्टेंसी है, रिडंडेंसी है, तो आपका डाटा क्या है, इनसिक्योर भी है और इनकरेक्ट भी है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें थी हमारे पास फाइल सिस्टम के पास, इसीलिए हमने क्या चूज किया, डाटाबेस पे स्विच होना शुरू किया। तो अगर हमारे पास कोई बड़ा सिस्टम है, देखो छोटा सिस्टम है तो आप फाइल सिस्टम से, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से भी काम चला सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रखनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, तो उसके लिए आपको डाटाबेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आया डाटाबेस क्या होते हैं और फाइल क्यों नहीं यूज करते, डाटाबेस क्यों यूज करना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब एक टाइप का डेटाबेस मेरे पास है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस टाइप का मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी एक तरीके का डाटाबेस है, डाटाबेस का ही टाइप है। ठीक है, इसमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। तो अगर हम अपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में रख रहे हैं डाटाबेस में, तो वो कैसा है, वो एक रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है, समझ आ गया। इसमें हर एक बहुत सारी मल्टीपल टेबल्स आप स्टोर कर सकते हो। इस डाटाबेस में आपकी टेबल्स की फॉर्म में डाटा रहेगा और मल्टीपल टेबल्स रहेंगी, और इन टेबल्स को आप क्या बोलते हो, रिलेशंस बोलते हो। सॉरी,
इन टेबल्स को आप क्या बोलते हो, रिलेशंस बोलते हो। तो एक टेबल का नाम क्या हो जाएगा, रिलेशन, ठीक है। और जो आप अब टेबल है तो आप डाटा कैसे स्टोर करोगे, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करोगे, ठीक है, कुछ ऐसे स्टोर करोगे अपना डेटा। ये मान लो मेरे पास एक टेबल है तो मल्टीपल रोज होंगी मेरे टेबल में और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। रोज और कॉलम्स का तो पता होगा कि ये जो पूरी लाइन है फर्स्ट ये क्या होती है, रो होती है, और ये पूरी लाइन क्या होती है, कॉलम होती है। रो क्या होती है, ये पूरी लाइन, ठीक है। तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, रो है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। इतना तो आइए सबको पता होगा। तो आपके पास जो एक रो होती है टेबल की उसे हम बोलते हैं टपल्स, ठीक है। तो जो रोज होती हैं टेबल्स की उन्हें हम टपल्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मतलब ये पूरा एक एट्रीब्यूट है, फिर एक ही एट्रीब्यूट है, फिर इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और रोज कितनी है, 3 रोज हैं, यानी कि 3 टपल्स हैं। तो रोज को हम क्या नाम देते हैं, टपल्स, और कॉलम्स को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। A row in table represents a relationship among a set of values. अब रो में क्या डाटा स्टोर होता है, ठीक है। रो में जो आपकी एक रो है, मतलब एक टपल है, उसमें कुछ डाटा स्टोर होगा, ठीक है। हर सेल के अंदर एक डेटा स्टोर होगा, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर होगी। ये वैल्यू क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है इन वैल्यूज की। मतलब जो ये एक रो है ये एक इंसान का डाटा स्टोर करती है, और क्योंकि एक ही इंसान का डाटा है तो उस डाटा के बीच में रिलेशनशिप होगी। एक ही इंसान का नाम स्टोर होगा, एक ही इंसान का एड्रेस, एक ही इंसान का मोबाइल नंबर अगर स्टोर कर रहे हो तो, ठीक है। तो जो एक रो है वो आपस में इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो लिंक्ड होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। एक रो एक इंसान का डाटा, एक चीज का डाटा स्टोर करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई है, तो आगे चलते हैं। अब जैसे रिलेशनल डाटाबेस है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो देख लो, जैसे ये एग्जांपल है, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल मेरी कहाँ स्टोर होगी, मेरे रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होगी। और ऐसी टेबल से बहुत सारी टेबल्स होंगी, ऐसी टेबल जैसी, जो मेरे किसमें डाटाबेस में स्टोर होंगी। अब इस टेबल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जो क्या करते हैं वो पता होना चाहिए। एक दो चीजें आपको पता है, उनको देख लो क्या है। एक तो मैंने ये टेबल का नाम दिया है स्टूडेंट। तो टेबल मेरे पास क्या होती थी, टेबल को मैं क्या बोलती थी, रिलेशन बोलती थी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मेरी टेबल है, यानी कि मेरा रिलेशन है। और हर एक रो, ठीक है, ईच रो मेरे पास क्या थी, टपल थी। और हर एक कॉलम को मैं क्या कहती थी, एट्रीब्यूट्स कहती थी। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी टपल है, 5 टपल है। एक तो कॉलम का नाम भी है, ये भी टपल है, ठीक है। तो 5 टपल्स है और 5 ही मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या स्टोर किया है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सब्जेक्ट, मार्क्स और एड्रेस, ये मैंने अपनी टेबल में स्टोर किया है, ठीक है। अब इस टेबल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो देख लो क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, पहला कंपोनेंट क्या है, बाइट। बाइट का मतलब आप लोगों को पता ही है क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, जिसमें 8 बिट्स होती हैं। और किसके लिए यूज किया जाता है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये m लिखा है, ये क्या है, मेरे पास 1 बाइट है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 1 बाइट है। अब आगे देख लो क्या है, एक चीज होती है, एक कंपोनेंट होता है टेबल में जिसको हम बोलते हैं डाटा आइटम या फिर फील्ड। ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स 1 टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। इट मींस इट रिप्रेजेंट 1 कॉलम। सारी कॉलम्स को हम क्या बोलते थे, एट्रीब्यूट्स बोलते थे। लेकिन अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक कॉलम बोलनी है, एक टाइप का कॉलम बोलना है जिसमें एक टाइप की वैल्यूज हो, इनको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट, मार्क्स, एड्रेस, ये क्या है, ये सब है फील्ड्स, ठीक है। तो फील्ड क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स 1 टाइप ऑफ डाटा। अब देख लो, सब्जेक्ट में एक टाइप का ही डाटा है, या तो आप मेडिकल लोगे, नॉन मेडिकल लोगे, ठीक है, या फिर दोनों मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल लोगे। मार्क्स में एक ही टाइप का डाटा है, कैसा डाटा है, इंटीजर टाइप का डाटा है जो कि 100 से कम है, ठीक है। ऐसे ही जो कॉलम है उसमें कैसा डाटा है, एक टाइप का डाटा है, इसीलिए हर कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, एक फील्ड बोल सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट एक फील्ड है, मार्क्स एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है हमारी टेबल का, जो कि रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर होता है। तीसरी चीज क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट
यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था एक रो जो है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सिग्निफाई करती है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी क्या होगा, एक रो होगा। मतलब ये जो अमन स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही इंसान के बारे में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, एक रिकॉर्ड है ये मेरा। ऐसे ही जो सेकंड स्टूडेंट है मेरा रिया, उसका जो फुल रिकॉर्ड है वो एक रो में होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या होता है, एक फुल रो या फिर एक कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ आई बात। अब चौथा कंपोनेंट देख लो। चौथा कंपोनेंट पूरी की पूरी टेबल। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या है, ये लॉजिकली रिलेटेड है, मतलब एक ही टाइप का डाटा है, एक ही चीज को ये पूरी टेबल रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये क्या है, लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या है, ईच रो, हर एक रो क्या है, पूरा मिला के एक रिलेटेड रिकॉर्ड बना रही है। किसका रिकॉर्ड बना रही है, स्टूडेंट्स का, तो वो आपके पास क्या होता है, टेबल होता है, जो कि फोर्थ कंपोनेंट है हमारा टेबल का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि टपल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, और उसके बाद क्या है, बाइट क्या है, डाटा फील्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, टेबल क्या है, ये सब आपको पता चल गया है ना। अब इस टेबल बनाने के, रिलेशनल डाटाबेस में इस टेबल बनाने के कुछ रूल्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि टेबल में कोई भी वैल्यू दे दो। अब मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि टेबल में रिलेटेड वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, एक रो पूरा एक रिकॉर्ड को सिग्निफाई करेगा, ये सब चीजें क्या है, टेबल बनाने के कुछ रूल्स हैं। तो अब देख लो वो रूल्स क्या क्या है। इन अ कॉलम ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब जो ये पूरी आपकी कॉलम है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं या फील्ड कहते हैं, इसके अंदर क्या होना चाहिए, हर आइटम्स एक ही टाइप की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि रोल नंबर मेरे पास कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है, तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, इंटीजर टाइप की ही होंगी। यहाँ पे देख लो मार्क्स, मार्क्स भी कैसे हैं, मेरे पास इंटीजर टाइप के हैं जो कि लेस देन 100 है ना, लेस देन 100 है सारे मार्क्स, तो ये भी मेरे पास क्या है, सेम काइंड ऑफ डाटा है। यहाँ पे सारी क्या है, मेरे पास स्टेट्स है, ठीक है, एड्रेस में सारे क्या है, स्टेट्स है, ये भी एक टाइप का डाटा है। नेम भी एक टाइप का डाटा है, इसमें सारे नेम्स हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी है वो क्या है, सेम काइंड ऑफ डाटा है। ठीक है, तो आप एक कॉलम में सेम टाइप ऑफ डाटा ही रख सकते हैं। आगे देख लो, each cell must have atomic values, मतलब यहाँ पे एक सेल क्या है, जहां पे आपकी कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो एक सेल में एटॉमिक वैल्यू, मतलब आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो। ऐसा नहीं है नेम वाले कॉलम में आप दो नाम डाल देते हो, या किसी रो में किसी सेल में दो वैल्यूज देते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर सेल में क्या होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, ऑल रोज मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब आप एक रिपीटेड रोज नहीं डाल सकते। जैसे सेट में होता था ना, रिपीट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ऐसे ही इसमें भी सारी रोज क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। आप एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन 3-4 बार नहीं डाल सकते सेम स्टूडेंट की, क्योंकि वो पूरी रो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सेम रोज रिलेशनल डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। सारी रोज क्या होंगी, अपने आप में डिस्टिंक्ट होंगी, चाहे एक वैल्यू डिफरेंट हो। अब आप बोलोगे कि मैम हो सकता है एक और स्टूडेंट हो अमन नाम का, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका रोल नंबर तो अलग होगा, पूरी रो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, एक नाम सेम हो सकता है, किसी ने हो सकता है, देखो यहाँ पे भी सेम है, एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे पास मेडिकल ली है, ठीक है, तो ये डाटा भी तो सेम है, लेकिन पूरी रो आपकी सेम नहीं हो सकती। पूरी रो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी देख लो, नो ऑर्डर मेंटेन्ड फॉर रोज इन द रिलेशन, मतलब जब आप अपनी डाटा को डिस्प्ले करना चाहोगे या रोज को डिस्प्ले या रिट्रीव करना चाहोगे, तो आपके पास उन रोज का कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है तो इसी ऑर्डर में आपके पास टेबल आएंगे, जरूरी नहीं है, रोज की ऑर्डरिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, तो टेबल कैसी है, अनऑर्डर्ड है इन टर्म्स ऑफ रोज। ठीक है, तो आपकी रोज क्या है, ऑर्डर्ड नहीं रहेंगी, कैसे भी आ सकती है, हो सकता है 4 रोल नंबर सबसे पहले आ जाए, 1 सबसे लास्ट में है, तो ऐसा है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, कॉलम्स आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स। ठीक है, आपके ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उनका अलग नाम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दो कॉलम सेम नाम के नहीं बना सकती।
नेम्स आर यूज्ड फॉर डाटा, कॉलम नेम्स आर यूज्ड फॉर डाटा रिट्रीवल। जब भी आपको डाटा रिट्रीव करना है तो आप किसका यूज करेंगे? अब रो तो आपको पता नहीं है कि पहले कौन सी है दूसरी कौन सी है, रो तो अनऑर्डर्ड है। जब भी आपको डाटा रिट्रीवल करना होगा तो कॉलम्स के बेसिस पे आप रिट्रीवल करोगे, और इसीलिए कॉलम्स का नाम कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हर कॉलम की जो नेम है वो अलग होना चाहिए, ताकि हम उस कॉलम पे कंडीशन लगा सके और अपना डाटा रिट्रीव कर सके। समझ आई बात? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो देख लो क्या होती है, एक होता है डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है? अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन द गिवन कॉलम आर ड्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक पूल ऑफ वैल्यूज है जिसमें से आप हर सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट सिर्फ 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट मेडिकल ले सकता है, या नॉन मेडिकल ले सकता है, या फिर नॉन मेडिकल प्लस मेडिकल ले सकता है। ठीक है, ये 3 टाइप के ही सब्जेक्ट्स ले सकता है। मान लो साइंस साइड के हैं, ठीक है, अभी मैंने कॉमर्स लिखा नहीं है, मान लो ये 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो आपके कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसी सेट में से आएंगी। ठीक है, और इस सेट को हम क्या कह देंगे? डोमेन कह देंगे। ठीक है, तो आपके कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, कॉलम के अंदर जितनी भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे या वैल्यू रखोगे, वो सारी किस में से होंगी? एक डोमेन में से होंगी। डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ऐसे ही रोल नंबर देख लो। अब आपका रोल नंबर का डोमेन कितना है? अब मान लो इनफाइनाइट बच्चे भी हो सकते हैं, तो मेरे कॉलम का डोमेन में इंटीजर नंबर मान लेती हूँ। ठीक है, इंटीजर का पॉजिटिव, सारे रोल नंबर पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 इंटीजर फॉर्म के होंगे। तो अगर इंटीजर का पॉजिटिव मेरा डोमेन है तो मेरे कॉलम की सारी वैल्यूज इसी डोमेन में से आनी चाहिए। ठीक है, तो जो पॉसिबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनके कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं? डोमेन कह देते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लो। अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज, यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज, जिसमें से आपकी जो एक्चुअल कॉलम की वैल्यू है वो आती है, वो अपीयर होती है जिसमें से, उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, अब 1-2 टर्मिनोलॉजी और है हमारी, ठीक है, वो और देख लेते हैं क्या होता है। एक वर्ड होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, कि एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, यानी कि कितने कॉलम्स हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि रिलेशन की डिग्री कितनी है। अब मुझे बता दो, ये जो स्टूडेंट टेबल है इसकी डिग्री कितनी है? इधर यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं, यानी कि 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमारी स्टूडेंट जो टेबल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। यहाँ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 3 एंड 4, मतलब हमारी कार्डिनैलिटी क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो कितने हैं हमारे पास? 4 है। ठीक है, और अगर हम डिग्री इंटू कार्डिनैलिटी करते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि भाई डिग्री हमारी क्या है? 5 इंटू 4, डिग्री इंटू कार्डिनैलिटी करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं, यानी कि टोटल डाटा कितना है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास पूरी टेबल में कितने हैं? वो है 4 इंटू 5, यानी कि 20। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे टेबल में कितनी रोज हैं, कितनी रोज है? 4 रोज हैं, और कितनी कॉलम्स है मेरे पास? 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 कॉलम्स क्या हो गए? डिग्री हो गई है, और जो 4 रोज हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? कार्डिनैलिटी है। ये 2 टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार 1 मार्कर में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है। इतना समझ आया। अब एक और टर्म होती है व्यू। ठीक है, व्यू क्या है वो देख लो। अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल मतलब ऐसी टेबल जो एग्जिस्ट नहीं करती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है इन नेचर, दैट डजंट रियली एग्जिस्ट, जो सही में आपके पास
मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है इन इट्स ओन बट इज इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइन बेस टेबल्स। मतलब ये क्या करते हैं कि एक टेबल का व्यू आपको देगा। व्यू क्या मतलब होता है, एक टेबल आपको रिटर्न करेगा जो सही में आपके पास नहीं है, ठीक है। सही में तो आपके पास ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, लेकिन उसका क्या एक वर्चुअल टेबल आपको रिटर्न करेगा जो कि किससे डिराइव्ड होगी, किसी ऐसी टेबल से डिराइव्ड होगी जो सही में प्रेजेंट है। और जो सही में प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम, बेस टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो टेबल है बेस टेबल आपकी जो सही में प्रेजेंट है, जैसे कि ये स्टूडेंट वाली टेबल है। अगर मैं बोलूं कि मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स रिट्रीव कर दो जिनके मार्क्स क्या है 80 से ऊपर है, ठीक है, तो मेरे पास दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर है, जिनका रोल नंबर है 2 और 3, ठीक है। ये कौन है, रिया एंड सुमित। रिया एंड सुमित के मार्क्स क्या है मेरे 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है, ठीक है। तो जब मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझे दो स्टूडेंट्स के मार्क्स रिट्रीव कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स रिट्रीव कर दो जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है, तो मेरे पास एक टेबल रिट्रीव होगी, ठीक है। एक पूरी की पूरी टेबल बन के आएगी जिसमें मेरे पास दोनों स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नाम, उनके मार्क्स, उनके सब्जेक्ट सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सब कॉलम्स इसमें होंगे। तो जब मेरे पास ऐसी टेबल रिट्रीव होती है, अब ये भी टेबल ही है, ठीक है, लेकिन क्या ये टेबल सही में मेरे पास डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है, नहीं। हमें एक पूरी बड़ी टेबल का सिर्फ एक छोटा सा व्यू दिखाई दे रहा है, एक दो उसके एलिमेंट्स, एक दो उसके रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल या व्यू टेबल। मतलब आप एक पूरी बेस टेबल में से आपने एक नई टेबल निकाल दी, एक नई टेबल बना दी जो कि है वर्चुअल टेबल, जो सही में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब व्यू जो हो सकते हैं, व्यू मान लो इसको क्या बोलेंगे हम, एक टेबल का व्यू है, ठीक है, एक बेस टेबल है उसका व्यू मेरे पास आ चुका है, ठीक है। समझ आ गया व्यू का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ कीज होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की। इनको देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी की। It is a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation. एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारी सारी टपल्स को, जितने भी रिलेशन में टपल हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। या तो कोई एक एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर कोई एक सिंगल कॉलम ऐसा नहीं मिलता जो पूरे रो को या पूरी रोज को या टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से देखें, मेरे पास दो टेबल हैं। एक टेबल में मेरे पास स्टूडेंट का डाटा है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे स्कूल में हैं उन सब का डाटा मैंने एक साथ स्टोर किया हुआ है। उस डाटा में क्या है, मैंने सारे स्टूडेंट्स को एक एक नंबर दे रखा है, ठीक है, उनका नाम, उनकी क्लास, उनका सेक्शन और हाउस, जैसे स्कूल में हाउस होते हैं तो कौन से हाउस से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक तो ये टेबल है। एक दूसरी टेबल ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्कूल है उसमें 3-4 क्लब होते हैं, म्यूजिक क्लब हो गया, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, तो सभी स्टूडेंट्स ने, जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स ने क्लब में ज्वाइन कर रखा है, कोई ना कोई क्लब में पार्ट ले रखा है। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लब्स में पार्ट ले सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट हो सकता है उसने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर रखा हो और उसी स्टूडेंट ने पेंटिंग क्लब ज्वाइन कर रखा हो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लब ज्वाइन कर सकता है। तो ये तो उसकी टेबल है और ये टेबल है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की। और यहाँ पे जब आप क्लब, मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है, तो मैंने एक क्लब आईडी भी दी है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को एक क्लब आईडी दी है कि जब भी आप उस क्लब में एंटर करोगे तो आप अपना आईडी, क्लब आईडी दिखाओगे कि ये आपकी क्लब आईडी है, ठीक है। अब मुझे इसमें बता दो कि प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। वहां से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हाउस देखो, हाउस हमारे पास क्या है, ग्रीन है, येलो है, फिर ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है। तो क्या मेरे पास ये वाला एट्रीब्यूट, हाउस वाला एट्रीब्यूट, क्या सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी खुद की वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, हर टपल में डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मेरे एट्रीब्यूट की सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं? नहीं। यहाँ पे देखो ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, तो 3 रिकॉर्ड्स में मेरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम वैल्यू है तो क्या हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर टपल को? नहीं कर सकते। तो मेरा हाउस क्या है, प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है। अब सेक्शन पे आ जाओ।
क्या सेक्शन के पास सारी यूनिक वैल्यूज है? नहीं। देखो यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू है, ए ए, ये भी नहीं बन सकता प्राइमरी की। यहाँ पे भी दो सेम वैल्यूज है, 5 5, ये भी नहीं बन सकता। और नेम में भी दो सेम वैल्यूज है, अमन 1 अमन, ये भी हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता। अब लास्ट देख लो एसटीयू नंबर। क्या इस एट्रीब्यूट में सारी वैल्यूज यूनिक है? क्या यूनिक है? हाँ, सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो ये वाला एट्रीब्यूट मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है सारे टपल्स को। ठीक है, तो ये बात समझ आएगी। तो मेरा स्टू नंबर यानी कि स्टूडेंट नंबर क्या बन जाएगा? मेरी प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड नहीं होता, ये वाला मेरे पास एट्रीब्यूट है ही नहीं, सिर्फ यही 4 एट्रीब्यूट है, तो फिर क्या करें? कोई इंडिविजुअल एट्रीब्यूट तो मिल नहीं रहा मुझे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 2 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, 2 या 2 से ज्यादा, जितना भी आपको जरूरी हो। ठीक है, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा। सेक्शन और हाउस में 2 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल, ये अभी एसटीयू नंबर नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये इमेजिन कर लो। तो सिर्फ अपने पास 4 एट्रीब्यूट है, तो अभी फिलहाल के लिए कोई सिंगल एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है यूनिकली आइडेंटिफाई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन और हाउस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ए और ग्रीन है, ठीक है, ए और ग्रीन कहीं और है हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, ए और रेड है, ठीक है, ए और ग्रीन है, तो फिर और क्या है? और कहाँ सेम वैल्यू है? यहाँ पे ग्रीन वैल्यू है, ये सी ग्रीन है, ये बी ग्रीन है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज है वो क्या है? वो हर टपल में डिफरेंट है, हर रो में डिफरेंट है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, तो जब एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की के लिए नहीं होता, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्या मैं क्लास और सेक्शन को भी मान सकती हूँ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मेरे पास प्राइमरी की हो सकता है? देखो 4a 5d 10c 9a 5b सारी वैल्यूज क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन की यूनिक है, तो मेरे पास ये भी क्या हो सकता है? प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, तो इधर से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि आपके पास एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्राइमरी की के। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, पर प्राइमरी की होती क्या है? एक ही होती है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे, कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे, उसको बना देंगे आप प्राइमरी की। मान लो हमने क्लास और सेक्शन को बना दिया प्राइमरी की, तो जो रेस्ट ये सारी है तो कैंडिडेट ही प्राइमरी की कैंडिडेट है। ठीक है, ये दोनों भी प्राइमरी की के कैंडिडेट है, ये दोनों भी है। नेम और क्लास को भी आप ले सकते हो। ठीक है, देखो नेम और क्लास भी डिफरेंट है सारी जगह। हाँ, तो नेम और क्लास भी आपका एक हो सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारी क्या है? कैंडिडेट है प्राइमरी की सारी की सारी कैंडिडेट है प्राइमरी की हाँ है, बट मैंने एक को ही बनाना है, तो मान लो मैंने क्लास एंड सेक्शन को बना दिया, तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जो प्राइमरी की नहीं बन पाए, वो क्या बन जाएंगे? हमारे पास ऑल्टरनेट कीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गई? ऑल्टरनेट कीज बन गई। अब यहाँ पे आके देख लो, डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ लो। प्राइमरी की इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। मैंने वन और मोर क्यों लिखा है? अगर एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन अ रिलेशन। ठीक है, when primary key is made up of 2 or more attributes it is called composite primary key। जब एक एट्रीब्यूट से ज्यादा एट्रीब्यूट्स यूज करके हम प्राइमरी की बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लास नेम बनाया है, क्लास सेक्शन बनाया है, सेक्शन हाउस बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट की डेफिनेशन देख लो। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की और कॉल्ड ए कैंडिडेट कीज। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कीज के जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को, वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंडिडेट की हो जाएंगे। ठीक है, रुको यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या मैं इस टेबल के लिए बोल सकती हूँ कि स्टू नंबर मेरा एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट नंबर मेरा एक कैंडिडेट है प्राइमरी की का? हाँ है। क्या मेरे पास नेम और क्लास दोनों मिलके भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को? हाँ कर रहे हैं, तो ये भी एक कैंडिडेट है। ठीक है, ये भी एक कैंडिडेट है प्राइमरी की का, क्योंकि ये दोनों मिलके भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या लिखा है? ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, मतलब जितने कॉम्बिनेशन है, चाहे एक एट्रीब्यूट के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो साथ जो कि प्राइमरी की एज प्राइमरी की सर्व कर सकते हैं, मतलब टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब क्या है? हमारे पास कैंडिडेट की है। अब मान लो नेम और क्लास यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक साथ? हाँ कर रहे हैं। क्या मैं लिख सकती हूँ कि स्टू नंबर, नेम,
क्लास, सेक्शन और हाउस, क्या पांचों मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक रिकॉर्ड को? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो आपको बोला ही है कि टपल्स जो होती हैं क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती है। तो जब पूरी की पूरी टपल ही ले ली आपने तो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही देंगी, क्योंकि वो तो डिफरेंट है ही ऑलरेडी। समझो एक बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी कैंडिडेट की में पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स ले लिए, मतलब पांचों के पांचों कॉलम्स ले लिए, ठीक है। तो पांच वैल्यूज यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है रिकॉर्ड्स को? बिल्कुल कर पा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड में पांच ही वैल्यू है और वो सारे रिकॉर्ड्स क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक कैंडिडेट की है। तो मतलब जब कोई प्राइमरी की ना मिले, ठीक है, जब कोई भी प्राइमरी की आपको एक एट्रीब्यूट के साथ, दो एट्रीब्यूट के साथ नहीं मिल रही, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को आप साथ में ले लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक दो एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से अगर नहीं निकल रहा, मान लो चार एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से भी प्राइमरी की नहीं निकल रही, तो पांचों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दो और वो आपकी क्या बन जाएंगी, प्राइमरी की बन जाएंगी। वो तो बनेंगी ही, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो रिलेशन में पांच ही एट्रीब्यूट्स हैं और सारे टपल्स में पांच ही वैल्यूज हैं और हर टपल क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही देंगे, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे, ये भी आपके पास एक कैंडिडेट की है, तो आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज पॉसिबल है। सारे कॉम्बिनेशन जो प्राइमरी की बन सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, कैंडिडेट की। इसको ऐसे समझो, हमारे पास कैंडिडेट कीज होती है वो सारी कीज जो प्राइमरी की बन सकती है या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इस सारी कैंडिडेट कीज में से एक की ऐसी होगी, एक की जिसको आप प्राइमरी की बना दोगे। पीके लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इन सारी कैंडिडेट कीज में से एक की ऐसी होगी जिसको आप प्राइमरी की बनाओगे, ठीक है। और जो बाकी सारी कैंडिडेट की बच गई वो क्या हो जाएंगी, वो ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब ऑल्टरनेट कीज की भी डेफिनेशन पढ़ लो। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की, वो सारी क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि सर ये प्राइमरी की डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? आपने यहाँ पे स्टू नंबर यानी कि स्टूडेंट नंबर आपने प्राइमरी की ले ली, तो क्यों ली? देखो प्राइमरी की कैसे बनाना, कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सारी कैंडिडेट्स कीज में से जो मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की बन रही है, वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। दोबारा सुनो एक बार, जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उनमें से जो मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वाली कैंडिडेट की है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। तो मतलब अगर एक एट्रीब्यूट से मैं पूरी की पूरी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ तो वो सिंगल एट्रीब्यूट मेरी प्राइमरी की बनेगी। अगर सिंगल एट्रीब्यूट नहीं मिलता तो हम डबल पे जाएंगे और डबल नहीं मिलता तो ट्रिपल पे जाएंगे। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे दो कैंडिडेट्स की होती, दो सिंगल एट्रीब्यूट्स होते, मान लो STU नंबर होता और एक और एट्रीब्यूट होता रोल नंबर, ठीक है, वो एट्रीब्यूट भी पूरी टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मेरे पास दो सिंगल एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो तब आप क्या करोगे, आप रैंडमली चूज कर सकते हो एक प्राइमरी की, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। मिनिमम नंबर है और दोनों में मिनिमम नंबर है, तो फिर कैसे चूज करना है, फिर रैंडमली आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये बातें हैं आपकी प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। अब एक और की होती है फॉरेन की, इसको देख लो क्या होता है। इसको यहां से मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉरेन की क्या लिखा हुआ है सुनो, अ नॉन की एट्रीब्यूट, क्या बोला मैंने, अ नॉन की एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, नॉन की है, whose values are derived from primary key of some other table। क्या लिखा है, एक टेबल है, ठीक है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट जो कि डिराइव्ड किया गया है दूसरे टेबल के प्राइमरी की के एट्रीब्यूट से। दोबारा सुनो, एक टेबल है उसमें कोई भी एट्रीब्यूट जो डिराइव किया गया है किसी और टेबल के प्राइमरी की से, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है, फॉरेन की ऑफ करंट टेबल। जैसे इसमें एग्जांपल से देखो, यहाँ पे आपका स्टूडेंट का एक आपके पास टेबल है, स्टूडेंट के क्या बोलते हैं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की, यहाँ पे क्लब की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये स्टूडेंट नंबर यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेरा इस सेकंड टेबल में STU नंबर है, स्टूडेंट नंबर है, वो मेरी पहली टेबल में भी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। क्या मेरी पहली टेबल में ये स्टू नंबर प्राइमरी की है,
हाँ प्राइमरी की है। क्या इस वाली टेबल में जो क्लब की टेबल है, क्या मेरा स्टू नंबर की है, प्राइमरी की है? अब देखो क्या प्राइमरी की है? नहीं, प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, वन जो स्टूडेंट नंबर 1 है, ठीक है, जिसका नंबर 1 है, उसने 2 क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं। उसने डांस वाला क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, पेंट वाला क्लब भी ज्वाइन कर रखा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये एट्रीब्यूट है स्टू नंबर, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब रिपीट हो रही है वैल्यूज। तो ये क्या की है? ये की नहीं है। तो हमने क्या बोला? अ नॉन की एट्रीब्यूट। ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, whose values are derived from primary key or some other attribute। क्या इसकी वैल्यूज इस प्राइमरी की एट्रीब्यूट से डिराइव्ड है? क्योंकि अगर क्या कोई ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल है जो पूरे स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, स्कूल में है ही नहीं और उसने क्लब ज्वाइन कर रखा है? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है? नहीं। ये स्टूडेंट टेबल क्या दिखा रही है? सारे जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है पूरे स्कूल में, उनका क्या है? इंफॉर्मेशन है इसमें। और हर एक स्टूडेंट को मैंने क्या दे रखा है? स्टूडेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट इस टेबल में पॉसिबल है जो इस टेबल में ना हो? मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट पॉसिबल है जिसने स्कूल में क्लब तो ज्वाइन कर रखा है लेकिन वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, उस स्कूल में उसका एडमिशन नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो स्टू नंबर है इस वाली टेबल में, क्लब टेबल में, ये स्टूडेंट टेबल है मान लो, ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है, ये क्लब टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल में जो स्टू नंबर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज स्टू नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की ऑफ करंट टेबल, मतलब फॉरेन की ऑफ क्लब टेबल। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे स्टू नंबर क्या है मेरे पास? फॉरेन की ऑफ क्लब है। और किससे डिराइव्ड है? ये प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल से डिराइव्ड है। ठीक है, और फॉरेन की करता क्या है? 2 टेबल्स को रिलेट करता है। मैंने आपको इससे पहले वाले जब लेक्चर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बोला था फाइल्स सिस्टम हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि 2 फाइल्स को आप शेयर नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, एक टेबल दूसरी टेबल से इजीली रिलेट हो रही है। कैसे रिलेट हो रही है? इस कॉलम की मदद से रिलेट हो रही है। ठीक है, तो एक कॉलम में दूसरे एक टेबल में आप ऐसे एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो जो दूसरे टेबल का क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट तो देख लिया। फॉरेन कीज किस लिए यूज होती हैं? 2 टेबल्स को रिलेट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेन की यूज करते टाइम हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। उन रूल्स को हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब जब आप 2 टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब जब आपकी एक टेबल दूसरी टेबल को रेफर कर रही है तो उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। वो रूल्स क्या है जिससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रहती है, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है क्या ये देख लो। इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ठीक है, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं दैट अ डीबीएमएस यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। मतलब ये जो हम 2 टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये हमेशा वैलिड रहे। ऐसा न रहे कि कोई डाटा एक टेबल में है लेकिन दूसरे टेबल में प्रेजेंट नहीं है, जैसा फाइल सिस्टम में होता था। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डाटा। मतलब अगर 2 टेबल रिलेट कर रही हैं तो अगर एक टेबल का आप डाटा मॉडिफाई करते हो तो दूसरी टेबल पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो कि आप एक्सीडेंटली कुछ डिलीट कर दो या चेंज कर दो और दूसरी टेबल पे फर्क पड़े। तो इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, डीबीएमएस कुछ रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन पहली बात तो यह है कि कुछ ये 2 टेबल्स को रेफर करने के लिए या 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कुछ रूल है। रिलेशनशिप बनाने से पहले भी कुछ रूल फॉलो करने हैं और रिलेशनशिप बनाने के बाद भी उन रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रेफर करने से पहले के क्या रूल्स हैं? क्या है? रेफर्ड की मस्ट बी प्राइमरी की और हैव यूनिक वैल्यूज। मैंने जब आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने क्या बोला था कि कौन सा एट्रीब्यूट आप रेफर कर सकते हो। एक नॉन की एट्रीब्यूट जब रेफर करता है किसी और टेबल के प्राइमरी की को,
ठीक है, प्राइमरी की, या फिर वो कैसा होना चाहिए, ऐसी कीज जिसकी यूनिक वैल्यूज हो। ठीक है, मतलब ऐसा है कोई की जो प्राइमरी की बन भी सकता है, मतलब कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने का, तो ऐसी की को आप रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो इधर भी यही लिखा है, फॉरेन की वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका एट्रीब्यूट रेफर कर रहा है वो किसी प्राइमरी की को रेफर करेगा या फिर ऐसी की जिसकी वैल्यूज क्या है, यूनिक है। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या है रेफरिंग का, रिलेटेड फील्ड्स हैव सेम डाटा टाइप। अब जो एट्रीब्यूट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टू नंबर इस टू नंबर को रिलेट कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मान लो इसका नाम कुछ और दे देते हैं हम। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एबीसी, दे देते हैं अभी के लिए, इस एट्रीब्यूट का नाम एबीसी है और ये रेफर कर रहा है स्टू नंबर को, जो वहां पे स्टू नंबर वाला एट्रीब्यूट है। तो दोनों एट्रीब्यूट्स के डाटा टाइप्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यूज और ये वैल्यूज का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, रिलेटेड जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और क्या होना चाहिए, बोथ टेबल बिलोंग टू सेम डाटाबेस। रेफर करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों टेबल आपकी सेम डाटा टाइप में होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स, जो दो एट्रीब्यूट्स आपस में रेफर कर रहे हैं वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। और जो एक टेबल दूसरी टेबल को रेफर कर रही है तो दूसरी टेबल के जो किस एट्रीब्यूट को रेफर करना चाहिए, या तो प्राइमरी की या उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये रूल्स है रेफर करने से पहले के। ठीक है, तो अगर ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो दो टेबल या दो एट्रीब्यूट आपस में एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो हमारा एबीसी वाला एट्रीब्यूट है टेबल क्लब का, वो किसको रेफर कर रहा है, स्टू नंबर को रेफर कर रहा है स्टूडेंट टेबल के। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस बन चुका है, ये हमारा रिलेशनशिप बन चुका है। अब उसके बाद हमें क्या इंटीग्रेटेड रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, क्या ऐसे रूल्स हैं जो रिलेशनशिप बनने के बाद फॉलो करने हैं। क्या रूल है, यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन फॉरेन की फील्ड और रिलेटेड टेबल दैट डजंट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। इसका मतलब क्या है कि आप इस क्लब वाली टेबल में कोई ऐसी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते जो आपके स्टूडेंट वाली टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। दोबारा सुनो कि आप क्लब वाली टेबल में ऐसे कोई स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते जो आपके स्टूडेंट वाली टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो। कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता जिसने क्लब तो ज्वाइन कर रखा हो लेकिन वो स्टूडेंट स्कूल का मेंबर ना हो। मेंबर मतलब स्कूल का स्टूडेंट ना हो। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या कि जिसने क्लब तो ज्वाइन कर रखा है, पेंट क्लब, म्यूजिक क्लब तो वो ज्वाइन कर रहे हुए हैं, लेकिन वो स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, उसने एडमिशन ले ही नहीं रखा, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो यही हमारा फर्स्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल है कि जो फॉरेन की है, मतलब फॉरेन की हमारी क्या है, एबीसी, फॉरेन की में ऐसी कोई भी वैल्यू एडिड नहीं हो सकती जो आपके स्टू नंबर में, यानी कि जो आपकी प्राइमरी की है इस टेबल की, रेफरेंस्ड की उसमें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका एबीसी किसको रेफर कर रहा है, स्टू नंबर को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 10। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका स्टूडेंट नंबर 10 है, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है मेरे पास पूरे स्कूल में, नहीं है, तो मैं ये 10 यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस एबीसी में जो सारी वैल्यूज होंगी वो कैसी वैल्यूज होंगी, जो स्टू नंबर में प्रेजेंट है। ये पहला रूल है। दूसरा देख लो, can't delete a record from primary table if matching record exists in related table। मतलब आप ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इस स्टूडेंट टेबल में से डिलीट नहीं कर सकते जिसका रेफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, वरना क्या हो जाएगा, डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। जैसे फाइल सिस्टम में था, मान लो मैं यहाँ से 5 अंकित वाले स्टूडेंट को डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ से मतलब वो स्टूडेंट मेरे पास स्कूल में तो नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट कहाँ है, मेरे पास क्लब में ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। आपके क्लब वाले टेबल में तो वो स्टूडेंट है लेकिन वो आपकी स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी यहाँ पे प्राइमरी की, जो हमारी प्राइमरी टेबल है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी टेबल, जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट है हमारी, जो रेफर की जा रही है। ठीक है, तो प्राइमरी टेबल में से ऐसी कोई भी प्राइमरी की अपनी डिलीट नहीं कर सकते जो आपकी इस टेबल में, दूसरी वाली टेबल में प्रेजेंट हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते।
क्या हम ऐसा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है जो स्टूडेंट स्कूल में तो है, स्कूल में उसने एडमिशन ले रखा है लेकिन क्लब ज्वाइन नहीं कर रखा? हाँ, ऐसा स्टूडेंट है। मान लो यहाँ पे एक और स्टूडेंट है 6 नंबर का, ठीक है, और उसने कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देख लो, यू कैन नॉट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन प्राइमरी टेबल। मतलब जैसे आप प्राइमरी की वाले इधर प्राइमरी टेबल में जो भी प्राइमरी की है उसको डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। अगर करोगे तो क्या होगा, सेम वही चीज होगी। मान लो मैंने ये यहाँ पे 2 नंबर को चेंज करके 5 से 6 कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे तो मेरे पास 5 ही है, जो दूसरी टेबल है उसमें मेरा स्टूडेंट नंबर क्या है, 5 ही प्रेजेंट है, तो डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसीलिए ना आप किसी भी आप प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की वैल्यूज को ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एसक्यूएल शुरू करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी एसक्यूएल की होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट कोई भी लेक्चर की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।